हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में थोड़ा। क्लियर? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डीएनए या प्रोटीन दोनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, उसके हेल्प से हमको पता चला कि भाई डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे अपने ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के हेल्प से आपको समझाने का कोशिश की कि भाई कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन केमिकल नेचर क्या है उस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल का वो बता नहीं पाए। तो फिर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया तीन साइंटिस्ट मिलके, एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लिओड। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो आपको बताना है एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लिओड। और एवरी, मैककार्टी और मैक्लिओड ने इस तीनों ने मिलकर समझाया और बताया कि भाई डीएनए जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इनके बाद से इनके एक्सपेरिमेंट से कन्विंस्ड नहीं हो पाए। लास्ट में अपने हर्शे एंड चेज ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल को परफॉर्म किया और ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के हेल्प से पता चला जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? आगे हम पढ़ते हैं। जब हमको पता चल गया कि डीएनए या न्यूक्लिक एसिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो ये बात कंफर्म हो गया कि जो जीन्स है ना, जीन्स वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड या तो ये डीएनए हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड या तो ये डीएनए हो सकता है या तो ये आरएनए हो सकता है। क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। क्लियर? तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेनली अपना डीएनए है, ना कि आरएनए, क्योंकि आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे ये आरएनए मैसेंजर हो सकता है। क्या हो सकता है? मैसेंजर मॉलिक्यूल हो सकता है, या ये आरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल हो सकता है। क्या हो सकता है? एडाप्टर मॉलिक्यूल हो सकता है, या ये कैटालिटिक हो सकता है। कैटालिटिक मतलब एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला, या ये स्ट्रक्चरल हो सकता है, यानी स्ट्रक्चर बनाने वाला स्ट्रक्चरल हो सकता है। जब आरएनए हम पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पे हम देखेंगे कि एमआरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है, टीआरएनए एडाप्टर की तरह काम करता है, कैटालिटिक राइबोजाइम यानी आरआरएनए है जो कुछ कैटालिटिक फंक्शन करते हैं, और स्ट्रक्चरल यानी आरआरएनए जो स्ट्रक्चरल फंक्शन करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है? तो एक्सेप्शन अगर हम बात करते हैं तो आरएनए वहां पे जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि कुछ वायरसेस में, और कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए ना कि डीएनए होता है। लेकिन दोनों में से जो बेहतर जेनेटिक मटेरियल है आपको पता है डीएनए, क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल है। क्लियर? तो इस एक्सेप्शन अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से वायरस में जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो फर्स्ट अपना आता है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या आता है भाई? टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। उसके अलावा टोबैको मोज़ेक वायरस के अलावा एचआईवी वायरस, इसके पास भी क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। उसके अलावा कोरोना वायरस है ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, लिस्ट स्टेबल है। उसके अलावा क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ठीक है, या क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ये जो कुछ वायरसेस हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस, क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इस इन्फ्लुएंजा वायरस के पास भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्लियर? तो हम बात करेंगे अब मेनली दोनों का, है ना, एक जनरलाइज्ड बात करेंगे डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है ये देखते चले जाएंगे। तो हेडिंग देंगे न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में दो चीज होता है, डीएनए और आरएनए। बेहतर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, या मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि आरएनए। क्लियर? तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मीसर। कौन थे? हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया वो साइंटिस्ट थे मीसर। ठीक है? तो मीसर ने सबसे पहले बताया कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड जो है ना, ये
न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। कहां प्रेजेंट रहता है? मेनली ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। और सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे मीसर, और ये पस सेल के न्यूक्लियस से, किससे? पस सेल के न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को निकाला था और नाम दिया था कि ये न्यूक्लिन है। क्या है? न्यूक्लिन है। बाद में एक साइंटिस्ट आया अल्टमान। कौन साइंटिस्ट थे? अल्टमान। अल्टमान साइंटिस्ट ने टर्म कॉइन किया न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टर्म न्यूक्लिक एसिड कॉइन्ड बाय, आपको जवाब देना है अल्टमान। ठीक है। अल्टमान की स्टडी से पता चला कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्लियर? जैसे दीवार बहुत सारे ईंट का पॉलीमर होता है, वैसे ही डीएनए या आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्लियर? तो लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्या? न्यूक्लिक एसिड। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर? तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड ये बना होता है किससे? नाइट्रोजनस बेस से। एन बेस लिखते हैं, समझ जाना, नाइट्रोजनस बेस। और ये बना होता है सुगर मॉलिक्यूल से, और ये बना होता है फॉस्फेट से। किससे? फॉस्फेट से। तो फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के मिलने से बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। और आपको पता है ये जो नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज अ पॉलीमर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। क्लियर है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर। तो यहां तक आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम डिटेल में देखते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसके डिफरेंट कंपोनेंट को। शुगर्स तो कितने टाइप के शुगर होते हैं, कैसे शुगर होते हैं, फॉस्फेट तो कैसा फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस तो कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट हो सकते हैं। यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना होता है किसका? फॉस्फेट ग्रुप का। और ये बना होता है न्यूक्लियोसाइड का। किसका? न्यूक्लियोसाइड। आपको पता है कि ये न्यूक्लियोसाइड के पास दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस, एन बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा होता है पेंटोज शुगर। क्या होता है? तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड का दो पार्ट, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस अगेन ये दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पाइरिमिडीन। और पेंटोज शुगर फिर दो तरह का होता है, राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या होता है? राइबोज शुगर एंड सेकेंड वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो फॉस्फेट के बारे में देखेंगे डिटेल में, आगे आते हैं प्यूरीन फर्दर ये दो टाइप्स का होता है, मतलब नाइट्रोजनस बेस। एक तो होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुएनिन। एडेनिन और दूसरा होता है गुएनिन। एडेनिन और गुएनिन ये दोनों डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। पाइरिमिडीन, फिर ये थ्री टाइप्स के पाइरिमिडीन होते हैं। एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है यूरेसिल
और तीसरा होता है थायमीन, THYMINE, थायमीन। ये जो साइटोसिन है ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि ये यूरेसिल है, ये यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, और ये जो थायमीन है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये देखिए, देखो तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में मेनली दो है, एक तो दो कंस्टिट्यूएंट्स है, एक फॉस्फेट और दूसरा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड फर्दर बने होते हैं किससे? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। ये नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं प्यूरिन और पैरिमिडीन। अगर ये प्यूरिन होंगे तो एडेनिन गुआनिन होंगे, जो दोनों में प्रेजेंट होगा डीएनए में और आरएनए में। अगर ये पैरिमिडीन होगा तो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन हो सकता है। जो साइटोसिन होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि यूरेसिल सिर्फ आरएनए में और थायमीन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे राइबोज शुगर की तरफ। तो जो राइबोज शुगर है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप का अगर हम बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? H3PO4। क्या होता है? H3PO4। H3PO4 इसके पास 3 OH ग्रुप होते हैं, 3 फ्री OH ग्रुप होते हैं, फ्री OH ग्रुप होता है। और आपको पता है कि जो फास्फोरस होता है उसका वैलेंसी 5 होता है, 5 होता है, तो P डबल बॉन्ड O और ये OH और OH और OH। इस तरह से ये हो गया अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है? H3PO4। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए में फॉस्फेट होता है उसका फॉर्मूला क्या है? आपको जवाब देना है H3PO4। क्लियर? जिसके पास 3 फ्री OH ग्रुप होता है। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं? फिर हम पढ़ने वाले हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर फर्दर 2 टाइप्स का, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा और डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पैरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन का फॉर्मूला, गुआनिन का फॉर्मूला, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। पैरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन को देखेंगे। क्लियर? उसके बाद सबको एक जगह मिला के हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। तो हेडिंग देंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में सबसे पहले हम देखेंगे राइबोज शुगर को। किसको देखेंगे? राइबोज शुगर को। आपको पता है कि राइबोज शुगर फाउंड ओनली इन आरएनए, ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है? नेक्स्ट यहां पे जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा राइबोज शुगर का, वो क्या हो जाएगा? C5H10O5। क्या हुआ? C5H10O5। राइबोज शुगर की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है और ये जो साइक्लिक रिंग होता है इसमें ओनली 4 कार्बन्स होते हैं। कितने? 4 कार्बन्स होते हैं। 4 कार्बन्स में आप कार्बन्स का नंबर जो है ये देख सकते हैं कि जो कार्बन्स का नंबर है कार्बन्स के नंबर को हम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो 5वां कार्बन कहां गया सर? तो 5वां कार्बन यहां पे है C। ठीक है? 5 कार्बन होते हैं जिसमें से 4 कार्बन रिंग में होता है। क्लियर? फर्स्ट कार्बन पे इस तरह से ऊपर की तरफ OH और नीचे H, ये कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है? और सेकेंड कार्बन पे H एंड OH एंड थर्ड कार्बन पे OH एंड H एंड फिफ्थ कार्बन पे आपको दिखा एक CH2OH ग्रुप होता है और इधर क्या फिर हो जाएगा? एक हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है? तो ये है राइबोज शुगर का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला। डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर।
जो डिऑक्सी राइबोस शुगर्स होते हैं या डिऑक्सी राइबोस शुगर्स होते हैं उसमें एक OH कम होता है। पहले तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और साइक्लिक रिंग में 4 कार्बन होता है। कितना? 4 कार्बन होता है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे H OH, सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है। सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है। देखो एक ऑक्सीजन कम होता है सेकंड कार्बन में। तो डिऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर में बस डिफरेंस यहीं पे है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन है। बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। तो डिऑक्सीराइबोस शुगर्स का अगर फॉर्मूला का बात किया जाए तो क्या होगा फॉर्मूला? बोलो ना, क्या होगा? C5H10, बिल्कुल सही। O, एक ऑक्सीजन तो कम है इसलिए O5 ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे O4 हो जाएगा। ठीक है। तो डिऑक्सीराइबोस शुगर्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पे। क्या? हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पे। ऑक्सीजन एब्सेंट होता है सेकंड कार्बन पे। क्या? तो नाम ही इसका डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन कम है राइबोस शुगर्स के रिस्पेक्ट में। तो वो ऑक्सीजन कहां पे कम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पे कम है? तो सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन एब्सेंट इन सेकंड कार्बन, ऑक्सीजन एब्सेंट ऑन सेकंड कार्बन। तो सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिऑक्सी राइबोस शुगर्स में किस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है या OH ग्रुप नहीं है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड कार्बन। और आपको पता है कि ये डिऑक्सी राइबोस शुगर्स जो है ना, क्या डिऑक्सी राइबोस शुगर्स, ये सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है? DNA में प्रेजेंट होता है। तो लिख सकते हैं फाउंड ओनली इन DNA, फाउंड ओनली इन DNA। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बने होते हैं, मतलब रिंग में कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो दे हैव हेटेरोसाइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। किसके पास? नाइट्रोजनस बेस के पास। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये 2 तरह का है, एक तो प्यूरीन और दूसरा क्या है? पाइरिमिडीन। क्लियर? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे पेंटोज शुगर के बारे में, और नेक्स्ट रीडिंग देंगे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे दे हैव हेटेरोसाइक्लिक रिंग ऑफ, दे हैव हेटेरोसाइक्लिक रिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन। और नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। तो आप हेडिंग देंगे पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन क्या होते हैं? ये 1 पाइरिमिडीन रिंग रखते हैं। क्या लिखेंगे? कंसिस्ट ऑफ 1 पाइरिमिडीन रिंग। पाइरिमिडीन रिंग का जो स्केलेटन होता है, जो रिंग होता है, वो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन का बना होता है। कितना? 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन का बना होता है। तो लिखेंगे स्केलेटन ऑफ रिंग कंपोज्ड ऑफ, स्केलेटन ऑफ रिंग, स्केलेटन, पहले तो ये सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। क्या? सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। तो लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ 1 पाइरिमिडीन रिंग, कंसिस्ट ऑफ 1 पाइरिमिडीन रिंग, consist of 1 pyrimidine ring. Skeleton of ring, skeleton of ring, skeleton of ring composed of 2 nitrogen and 4 carbon, 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन आइटम्स। और पाइरिमिडीन का एग्जांपल अभी तो देखे थे, क्या? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन। क्या?
साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, जिसमें से साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और थाइमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो हमको इसके स्ट्रक्चर को देखना है, क्या इसके स्ट्रक्चर को देखना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे एक एक करके, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, तो एक एक करके हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर। जो साइटोसिन होता है ये 1 पायरिमिडीन रिंग से मिलकर बनता है, और 1 पायरिमिडीन रिंग में आपको पता है कि 2 नाइट्रोजन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं, एक नहीं क्या 4 कार्बन होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है। क्लियर? आपको क्या करना है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड देना है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देना है, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन लेना है और फिर इसके ऊपर 6 पोजीशन पे क्या NH2 लिख देना है, क्या NH2 लिख देना है। ये जो फॉर्मूला है ये है साइटोसिन का। यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ये है साइटोसिन। क्या है ये? साइटोसिन। क्या है ये? साइटोसिन। अगर इसके नंबरिंग का बात करें तो ये है 1, ये है 2, ये 3 4 5 6, है ना। तो ये टोटल 6 एटम हो गए। इस 6 एटम में जो कार्बन है ये 4 कार्बन है और नाइट्रोजन जो है वो 2 नाइट्रोजन है। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन का तो 1 नंबर पे और 3, मतलब 1 नंबर और 3 नंबर, 1 और 3 दोनों पे क्या है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट साइटोसिन के बाद हम आते हैं यूरेसिल पे। किस पे? यूरेसिल पे। यूरेसिल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले तो रिंग मेरा ऐसा ही बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। क्लियर? यूरेसिल का कुछ रिंग ऐसा होता है, यहाँ पे आपको बस एक डबल बॉन्ड लगा देना है और इस पोजीशन पे ऑक्सीजन और इस पोजीशन पे भी क्या एक ऑक्सीजन रहेगा। क्लियर? इस नाइट्रोजन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन दे देंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देंगे। क्लियर? 2 हाइड्रोजन। और फिर नंबरिंग करना है तो करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये जो अपना स्ट्रक्चर बना ये बना यूरेसिल। क्या है ये है यूरेसिल। अगर यूरेसिल के 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो बन जाता है क्या? थाइमीन। यानी 5 मिथाइल यूरेसिल को क्या कहते हैं? थाइमीन। देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन लिख देंगे, ये दिस और यहाँ पे एक नाइट्रोजन लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर? सेम टू सेम स्ट्रक्चर कैसा बनाना है आपको? यूरेसिल के जैसा बनाना है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे देंगे, सेकंड नंबर पोजीशन पे ऑक्सीजन एंड 6 नंबर पोजीशन पे ऑक्सीजन दे देंगे। नाइट्रोजन के बैलेंस को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा देना है। ये हो गया अपना यूरेसिल। क्या हो गया? यूरेसिल। देखते हैं, नंबरिंग करते हैं इसका 1 2 3 4 5 एंड 6 यूरेसिल। और 5th पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है? मिथाइल लगा देना है। तो 5 मिथाइल यूरेसिल को ही क्या कहते हैं? हम थाइमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमीन कहते हैं। क्या? 5 मिथाइल यूरेसिल को क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल को क्या कहते हैं? थाइमीन कहते हैं। और आपको पता है ये थाइमीन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप लग गया यूरेसिल पे, आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। और ये प्लस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये जो यूरेसिल का रिंग था जो अब थाइमीन बन चुका है ड्यू टू मिथाइल प्लस आई इफेक्ट के कारण, ये इसका जो स्टेबिलिटी है ये ज्यादा हो जाता है ना। तो यूरेसिल नहीं थाइमीन प्रेजेंट होता है डीएनए में, जो डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, याद रखना है। ठीक है? तो यूरेसिल और थाइमीन में क्या डिफरेंस है? 5 मिथाइल का डिफरेंस है। ठीक है? अगर 5 मिथाइल यूरेसिल हो जाएगा तो वही क्या कहलाएगा? थाइमीन कहलाएगा। तीनों ही नाइट्रोजनस बेस में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन में अगर आप देखते हैं तो जो नाइट्रोजन है, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन ये क्या 1 and 3 पोजीशन पे, क्या 1 and 3 पोजीशन पे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पायरिमिडीन में जो नाइट्रोजन का पोजीशन होता है, पायरिमिडीन रिंग में नाइट्रोजन का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है? 1 and 3 होता है। एक पायरिमिडीन रिंग में कितने नाइट्रोजन होते हैं? तो 2 नाइट्रोजन। कितने कार्बन होते हैं? तो 4 कार्बन होते हैं। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखेंगे प्यूरीन।
नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्यूरीन। तो प्यूरीन में क्या होता है? प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स, कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग। इसमें 1 पायरिमिडीन रिंग होता है, 1 पायरिमिडीन रिंग होता है एंड 1 इमिडाजोल रिंग होता है। क्या होता है? 1 इमिडाजोल रिंग होता है। क्या? 1 पायरिमिडीन रिंग। और आपको पता है कि एक पायरिमिडीन रिंग में क्या होता है? 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, 1 पायरिमिडीन रिंग एंड 1 इमिडाजोल रिंग, IMIDAZOLE, इमिडाजोल रिंग। इस इमिडाजोल रिंग में कितने नाइट्रोजन और कितने कार्बन? तो सर 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं। कितने? 3 कार्बन होते हैं, याद रखना है। तो अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को बना के। क्लियर है? स्ट्रक्चर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले स्केलेटन तैयार करेंगे। क्या? स्केलेटन तैयार करेंगे। तो ये है अपना नाइट्रोजन और ये यहाँ पे एक नाइट्रोजन और यहाँ पे ये बॉन्ड। ठीक है, इस तरह का रिंग होता है किसका? पायरिमिडीन रिंग का। अब हमको बनाना है इमिडाजोल रिंग। तो इमिडाजोल रिंग के लिए दिस नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन एंड दिस, ये कंप्लीट रिंग हो गया किसका? प्यूरीन का। तो प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है। तो 2 रिंग हो गया, एक रिंग हो गया अपना कौन सा? पायरिमिडीन रिंग, और ये दूसरा रिंग है इमिडाजोल रिंग। इसी तरह से हम दूसरा रिंग भी बनाएंगे। तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन दे देना है और ये फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर इमिडाजोल रिंग में ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और फिर ये। क्लियर? तो दोनों ही प्यूरीन्स का रिंग बन गया है। अब हमको देखना है कि प्यूरीन में कौन एडेनिन है और कौन गुआनिन है। ठीक, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आपको लगा देना है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देना है, तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देना है और चौथा डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देना है। क्लियर है? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक अमोनिया लगा देना, NH2। ठीक है, अमोनिया ग्रुप NH2 लगा देना। ये हो गया अपना क्या? एडेनिन। क्या हो गया? एडेनिन डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। अगर ये नाइट्रोजन है, अपना बैलेंस पूरा नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे। अगर काउंटिंग हम करते हैं किसका? रिंग में कार्बन और नाइट्रोजन का, तो काउंटिंग कुछ ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग करते हैं 7 8 और 9। ये हो गया अपना एडेनिन। तो एडेनिन में या प्यूरीन में आप देखें, जो नाइट्रोजन है वो पहले नाइट्रोजन तीसरे पोजीशन, 7th पोजीशन है, 9th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ठीक वैसे ही इसका भी हमको तैयार करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले एक यहाँ पे डबल बॉन्ड और दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है। क्लियर? यहाँ पे एक 2nd पोजीशन पे हमको अमोनिया ग्रुप दे देना है, NH2 ग्रुप। क्या दे देना है भाई? NH2 ग्रुप दे देना है। उसके बाद ये जो 6th पोजीशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है। क्या? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना। बाकी जो भी नाइट्रोजन है उसका वैलेंसी लेवल 3 पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको क्या दे देना है? एक हाइड्रोजन दे देना है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन दे देना है। क्या सर यहाँ पे इमिडाजोल रिंग में डबल बॉन्ड रहेगा? बिल्कुल रहेगा यहाँ पे। क्लियर है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अपना बन गया किसका? गुआनिन का। किसका बन गया? गुआनिन का। तो एडेनिन और गुआनिन, या फिर सिंपली अगर हम बोले प्यूरीन, तो प्यूरीन में अगर हमको नाइट्रोजन देखना है कौन कौन से पोजीशन पे है, तो प्यूरीन में नाइट्रोजन का जो पोजीशन है वो कहाँ पे होता है? याद रखना है 1 3 7 9। कौन कौन से पोजीशन पे होता है? 1 3 7 9। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो 1 3 7 और 9 पोजीशन पे अपना क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। अच्छा, सभी आप देख चुके हैं क्या नाइट्रोजनस बेस। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट कौन से नाइट्रोजनस बेस का होता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एडिशनल ऑक्सीजन बढ़ गया है इसके कंपेयर में, यानी कि मैक्सिमम वेट कितना और किसका हो जाएगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन में जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट है वो किसका होगा? गुआनिन का होगा। क्या होगा? गुआनिन का होगा। तो लिखेंगे मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट गुआनिन का होता है। तो हम सभी स्ट्रक्चर को देख लिए, फॉस्फेट को देख लिए, H3PO4 के फॉर्म में होता है। सुगर्स को देख लिए कि
राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज शुगर्स के फॉर्म में होता है पेंटोज शुगर्स। राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन रहेगा, जबकि डिऑक्सी राइबोज शुगर्स में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। उसी के बेसिस पे नाम है डिऑक्सी राइबोज, यानी एक ऑक्सीजन कम है। उसके बाद हम प्यूरिन को देख लिए, पायरिमिडीन को देख लिए। प्यूरिन में हम देखें कि भाई डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? और सभी नाइट्रोजनस बेस में 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं। एडेनिन गुआनिन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्यूरिन दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए। पायरिमिडीन भी दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन पायरिमिडीन का यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और पायरिमिडीन का थाइमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। यूरेसिल और थाइमिन में बहुत माइनर डिफरेंस है, और वो है डिफरेंस किसका? मिथाइल ग्रुप का। 5 मिथाइल यूरेसिल क्या कहलाता है? थाइमिन कहलाता है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को। अलग अलग हम डीएनए के यानी न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए और आरएनए के अलग अलग कंपोनेंट को देख चुके हैं। फॉस्फेट को देख चुके हैं, नाइट्रोजनस बेस को देख चुके हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स को देख चुके हैं। अब सबको मिला के जोड़ देना है, ठीक है, और बना देना है एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक शुगर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है? शुगर मॉलिक्यूल बनाने से क्या होता है ना, एक पोजीशन अपना डिफाइन हो जाता है, पोजीशन फिक्स हो जाता है। ये पोजीशन फिक्स हो गया। यहाँ पे आपको नंबर दे देना है 1 2 3 4। ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा OH H, यहाँ पे हो जाएगा OH। अगर OH लेते हैं तो ये क्या बनेगा? बोलो ना, आरएनए बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ हम हाइड्रोजन लेते हैं सेकेंड पोजीशन पे तो आपको पता चल गया ये क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। उसके बाद यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH और यहाँ पे नीचे H। क्लियर? तो ये शुगर मॉलिक्यूल हो गया। अब हमको क्या करना है? इससे जोड़ देना है नाइट्रोजनस बेस को। किससे? नाइट्रोजनस बेस से। तो ये शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस हमको यहाँ पे बना लेना चाहिए। तो प्यूरिन बनाए या पायरिमिडीन बनाए? प्यूरिन बनाते हैं। प्यूरिन क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो प्यूरिन बनाते हैं। ठीक है? नाइट्रोजन क्या करना है? यहाँ पे एक नाइट्रोजन ले लेना है, नाइट्रोजन। उसके बाद दिस 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 एंड दिस नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा नाइट्रोजन और ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है? सर ये डबल रिंग होता है तो ये यहाँ पे एक नाइट्रोजन बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक दूसरा नाइट्रोजन और ये दूसरा। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसका? बोलो ना, प्यूरिन का। किसका है ये? प्यूरिन का। तो ये एडेनिन और गुआनिन कुछ भी हो सकता है। मेनली हम आपको दिखाना चाहते हैं पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या आ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट के लिए यहाँ पे एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। O माइनस है OH की जगह पे तब भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर H प्लस रिलीज हो जाएगा तो फॉस्फेट के पास O माइनस ही बचेगा। क्लियर? तो शुगर मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजनस बेस, क्या शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बनता है, ये फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड 9 नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है। क्या? 9 नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है। 9 नंबर वाला नाइट्रोजन है, अगर आपको याद हो तो। क्लियर? याद है? जो नाइट्रोजन का काउंटिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? तो शुगर का फर्स्ट कार्बन, और अगर प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन से एक बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो जो बॉन्ड बनेगा कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, OH और H क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे OH और H रिलीज हो जाएगा और एक ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि जो फॉस्फेट है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्या? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी इसको कहते हैं। तो और ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो आपको पता है कि एसिड और ईस्टर के रिएक्शंस को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं? ईस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे ये ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है शुगर से कितने नंबर कार्बन से? तो 5th कार्बन से। कितने नंबर कार्बन से? 5th कार्बन से। क्लियर? और शुगर मॉलिक्यूल्स 1 नंबर अपना कार्बन, और नाइट्रोजन अगर प्यूरिन है तो
प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है 1 और 9 क्या नाइट्रोजन एंड 1 कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहां पे देखो तो जो ये फॉस्फेट है और ये जो शुगर है, इस दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। डाई ईस्टर अभी नहीं आया क्योंकि 2 ईस्टर बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। स्टेरिफिकेशन यहां पे हो रहा है। तो आपको दिखा ये शुगर मॉलिक्यूल और ये नाइट्रोजनस बेस। शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये मिलके क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। वेरी गुड, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। और ये फॉस्फेट और ये न्यूक्लियोसाइड मिलके क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड बनाया। क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड। अब बात आता है कि सर अगर दूसरा नाइट्रोजनस बेस अगर हमको जोड़ना होगा तो क्या? सेकंड नाइट्रोजनस बेस जोड़ना होगा तो मान लीजिए, तो यहां पे सबसे पहले तो एक न्यूक्लियोटाइड बना, तुमको दिखा। तो देखते हैं ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड क्या है? कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो अगर सर यहाँ पे प्यूरीन के जगह पे पाइरिमिडीन रहता, तो अगर प्यूरीन है तो प्यूरीन का 9 नाइट्रोजन पार्ट लिया। कब? प्यूरीन है तब। अगर यहाँ पे पाइरिमिडीन रहता तब, तो पाइरिमिडीन रहता है यहाँ पे तो 3 नाइट्रोजन पार्ट लेता। कब? पाइरिमिडीन में, पाइरिमिडीन। क्लियर? तो अगर यहाँ पे पाइरिमिडीन रहता अगर, तो शुगर मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और पाइरिमिडीन का 3rd नाइट्रोजन यहाँ पे पार्ट लेता और बॉन्ड बनाता। क्या? 3rd नाइट्रोजन पार्ट लेता और बॉन्ड बनाता। एक और इधर फॉस्फेट बॉन्ड अगर हमको जोड़ना होगा तो क्या? 3rd कार्बन, क्या 3rd कार्बन और इधर से फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ता है, जो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे। क्लियर है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होता है किससे? 5 और 3 कार्बन के एटम से। लेकिन अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तब शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है फॉस्फेट बॉन्ड। क्लियर है? अगर यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है तो 1 कार्बन एंड 9th कार्बन के बीच बनता है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कब? जब प्यूरीन रहेगा तब। लेकिन सर जब पाइरिमिडीन होगा तब, तो जब पाइरिमिडीन होगा तो शुगर का फर्स्ट कार्बन और पाइरिमिडीन का 3rd कार्बन मिलके बॉन्ड बनाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। अगर सिंपल जनरलाइज एक स्ट्रक्चर देखना है तो देखो भाई, तो शुगर का ये शुगर मॉलिक्यूल, शुगर का फर्स्ट कार्बन और अगर प्यूरीन है और अगर प्यूरीन है तो प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन मिलके एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। अगर शुगर का फर्स्ट कार्बन और अगर यहां पे पाइरिमिडीन हुआ तब पाइरिमिडीन का 9th नहीं, पाइरिमिडीन का 3rd नाइट्रोजन मिलके बॉन्ड बनाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बोलो भाई क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक यूनिट बना। अब इस तरह से हम बहुत सारे चेन्स को बनाएंगे और देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। क्या देखेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। तो यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको आप अपने हैंड रिटन नोट से जरूर मेंशन करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, उसमें कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना है। पहले आप यहां तक नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट आपको बोर्ड पे अपना एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। अनट्विस्टेड फॉर्म में डीएनए को दिखाया गया है। यहाँ पे अनट्विस्टेड फॉर्म में दिखाने जाने का मेन यहाँ पे प्रयास है कि किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सा बॉन्ड होता है, कहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, कहाँ पे इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। क्लियर है? डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। देखा? ये वाला स्ट्रैंड ये सीधा है तो वो वाला स्ट्रैंड क्या है? उल्टा है। क्लियर? देखिए सबसे पहले तो ये शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन से और
पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस पेयर है, तो पाइरिमिडीन का थर्ड कार्बन मिलके बना रहा है एक बॉन्ड, दिखा। और शुगर का पांचवा और शुगर का तीसरा कार्बन इधर बनाने का कोशिश कर रहा है, क्या कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप और दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच एक बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एडेनिन और गुआनिन है तो अगर एडेनिन और थाइमिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और अगर गुआनिन और साइटोसिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जैसे दिखाते हैं डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, क्लियर। लेकिन वहीं पे अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर प्यूरिन है तो वो नाइट्रोजनस बेस के 9th कार्बन से अटैच है। किससे? 9th कार्बन से अटैच्ड है। डायग्राम में आपको ये भी पता चल रहा है कि शुगर और फॉस्फेट मिलके डीएनए का बैकबोन बनाता है। क्या बनाता है? बैकबोन बनाता है। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच जो लगने वाला इंटरेक्शन होता है वो होता है वेंडरवाल इंटरेक्शन। मतलब एक बेस पेयर दूसरा बेस पेयर के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स है वो है क्या? वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक मॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी वेंडरवाल फोर्स मॉलिक्यूल के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स होता है वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, और मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा यानी कम होगा तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्लियर है। तो यहां से आप इस डायग्राम को अपने कॉपी पे जरूर बनाएंगे, है ना। आपके नोट्स में भी है ये डायग्राम। अगर यहाँ पे कोई डाउट आता है तो जरूर आपको पूछना है। तो अभी सिंप्लीफाइड डायग्राम में हम देखें कि एक स्ट्रैंड का पोलैरिटी जो होता है 5' और यहाँ पे होता है 3', जबकि दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का ये होता है 5' तो इधर होगा क्या? 3'। एक दूसरे के एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्ड होते हैं, क्लियर है। दोनों नाइट्रोजनस बेस दोनों स्ट्रैंड के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो होता है 2 नैनोमीटर। क्या होता है? 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मेनली ये जो डिस्टेंस देखते हैं वो फॉस्फेट के बीच देखते हैं। अगर शुगर और शुगर के बीच डिस्टेंस देखेंगे तो कम हो जाएगा, 11.1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और अगर नाइट्रोजनस बेस के बीच डिस्टेंस देखेंगे तो और कम हो जाएगा, 2.8 to 3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको देखना है दो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच का डिस्टेंस, और वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम यानी 2 नैनोमीटर। क्या होता है? 2 नैनोमीटर। दोनों बेस पेयर आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। और जब एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो एक पिच बनता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ब्रॉड पोर्शन और इस ब्रॉड पोर्शन में कंप्लीट रोटेशन है, तो कंप्लीट रोटेशन में क्या बनता है? पिच बनता है। कंप्लीट रोटेशन कहने का मतलब 360 डिग्री, है ना। डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो 360 पे पूरा रोटेट कर जाएगा ना, तो एक कंप्लीट पिच बनेगा। क्या बनेगा? एक कंप्लीट पिच बनेगा। एक कंप्लीट पिच का जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में निकालना है तो आपको पता है तो हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर। क्या हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। और एक कंप्लीट पिच में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एक कंप्लीट पिच का जो डिस्टेंस है कितना? 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में क्या हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर, क्लियर है। तो ये डीएनए का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हम देख लिए, ठीक। अगले क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेंगे, और ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और अगली क्लास में हम डिटेल में फिर फर्दर स्टडी करेंगे डीएनए के बारे में, क्लियर है। आज के लिए इतना ही। आपको अपने एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है, हैंड रिटन नोट्स जरूर मेंटेन करना है, आज के आज बनाना है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर पूछना है। थैंक यू।